हेलो नमस्कार, मैं हीराजी शंकर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। देखिए, एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और वो ये है कि आज 10 अगस्त को जब ये वीडियो आपके सामने आ रहा है तो आज मेरा बर्थडे भी है, आज मेरा जन्मदिन भी है। तो आप चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें विश कर सकते हैं। मेरे लिए आपके द्वारा दिया गया सबसे बड़ा उपहार तो ये होगा कि आप इस पढ़ाए गए मैटर को तैयार करें और अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करें तथा जो भी आपने लक्ष्य अपनी जिंदगी का बनाया है उसको हासिल करें। यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। और फिर भी अगर आप प्रतीकात्मक रूप से करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, उसी में मेरा पारितोषिक या मेरा भेंट या मेरा गिफ्ट हो जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्र भारत में राजनीति, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। देखिए, इस किताब का आप ये जो कवर पेज देख रहे हैं, ये किताब एनसीईआरटी के द्वारा डिजाइन की गई है और सीबीएसई तथा राजस्थान बोर्ड में ये किताब 12वीं क्लास के सिलेबस में शामिल की गई है। इसके अलावा और अनेक स्टेट बोर्ड्स हैं, वो भी अपनी 12वीं क्लास के सिलेबस में इसको शामिल किए हुए हैं। देखिए, ये किताब केवल 12वीं क्लास राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट के लिए उपयोगी नहीं है, ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं तथा जो विद्यार्थी जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए भी ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस किताब में हम आज़ादी के बाद से लेकर आज तक के भारत की जो राजनीति रही है, उस राजनीति की गतिशीलता को हम समझेंगे। तो इसलिए सभी विद्यार्थियों के लिए ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस किताब में कुल 9 अध्याय हैं और इन 9 अध्यायों के माध्यम से हम भारत की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो भारतीयों को जो भारत मिला था वो क्षत विक्षिप्त अवस्था में मिला था। इसलिए आजादी के साथ ही भारत के सामने अनेक चुनौतियां थी और उन चुनौतियों में से 3 चुनौतियों को पहचान किया गया, 3 चुनौतियों की पहचान की गई और उन तीनों चुनौतियों से भारतीयों ने किस तरह से उनका सामना किया, उनका समाधान किया, ये उस पूरी किताब में हम चर्चा करेंगे। यस, 9 अध्यायों में से पहला अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौती, यानी देश को बनाने के लिए भारत को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, वो हम पहले अध्याय में पढ़ेंगे। दूसरा जो अध्याय होगा वो है एक दल के प्रभुत्व का दौर। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने और जब भारत आजाद हुआ तो भारत की जो विरासत थी, राजनीतिक विरासत थी, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा उसके सामने कोई बड़ा दल नहीं था। इसलिए उस समय यानी आजादी से लेकर 3 आम चुनावों तक कांग्रेस ही भारत का पर्याय बनी हुई थी। भारत ही कांग्रेस, कांग्रेस ही भारत थी। तो इस प्रकार से उन 3 आम चुनावों में जो कांग्रेस का दबदबा रहा उसको हमने कहा एक दल के प्रभुत्व का दौर, जो कि हम दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे। तीसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे कि देखिए, लोकतांत्रिक रास्ता हमने अपनाया है और लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन। इसका मतलब अब शासन किया जाएगा, सभी के भले के लिए शासन किया जाएगा। इसलिए जो विकास होगा वो भी संतुलित विकास होगा। इसके लिए जो प्लानिंग की हमने, जो योजना बनाई, जो नियोजन किया, उस नियोजन के बारे में हम तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे। तीसरे अध्याय का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि भारत के विदेश संबंध किस तरह के रहे हैं, तो विदेश संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में 5वें अध्याय में हम पढ़ेंगे कांग्रेस प्रणाली को चुनौती और पुनर्स्थापना। यानी 3 आम चुनावों में कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन चौथे आम चुनाव में कांग्रेस के इस वर्चस्व को चुनौती मिली, यानी कांग्रेस के प्रभुत्व को एक नाम दिया गया कांग्रेस प्रणाली या कांग्रेस सिस्टम। तो इस कांग्रेस सिस्टम को चुनौती मिली और यहां तक कि आगे चलकर कांग्रेस का भी विभाजन हो गया, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस दोबारा से संभल गई और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक मजबूत कांग्रेस की दोबारा से स्थापना हो गई थी। फिर हम देखेंगे कि आगे चलकर कुछ ऐसी व्यवस्था हो गई कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर ही संकट आ गया। यानी हम देखेंगे कि किस तरह से 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था को चोट पहुंचाई थी, लेकिन फिर भी भारत का लोकतंत्र उठ खड़ा हुआ। आगे हम देखेंगे जन आंदोलन का उदय, ये 7वें अध्याय में हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कई बार क्या होता है कि किसी क्षेत्र विशेष या समुदाय विशेष की मांगे पूरी नहीं होती तो वह आंदोलन का सहारा लेता है। तो कौन कौन से प्रमुख आंदोलन हुए, चाहे वो जनजातीय क्षेत्रों के लिए आंदोलन हुए हों या विकास के परिणाम या दुष्परिणाम को लेकर आंदोलन हुए हों, जिनको हम पर्यावरणीय आंदोलन पर कहते हैं, ये सब हम 7वें अध्याय में पढ़ेंगे। फिर 8वें अध्याय में हम देखेंगे क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्षेत्रीय आकांक्षाएं यानी क्षेत्रवाद।
जैसे हम कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से कश्मीर में क्षेत्रीय आकांक्षाएं बलवती हुई या क्षेत्रीय आकांक्षाओं के चलते अलगाववादी गतिविधियां हुई। और इसी तरह हम पंजाब के बारे में पढ़ेंगे कि पंजाब में किस तरह से विभाजनकारी प्रवृत्तियां अस्तित्व में आई। इसके अलावा पूर्वोत्तर में भी जैसे असम है, इन राज्यों में भी किस तरह से क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं वो ज्यादा फली फूली, जिससे कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए वो खतरा साबित हुई। और आगे हम अंतिम अध्याय में पढ़ेंगे जो भारतीय राजनीति है उसके जो नए बदलाव हैं उन सब के बारे में हम अंतिम अध्याय में पढ़ेंगे। तो पहला अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। यानी 14 अगस्त को जो ही घड़ी की सुइयों ने 12 बजाई और कैलेंडर में जो ही तारीख 15 हुई, भारत आजाद हुआ। इस आजादी की प्रतीक्षा सदियों से थी, क्योंकि अंग्रेजों की एक लंबी दास्ता के बाद भारत आजाद हुआ। तो इस प्रकार आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो ये कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग है जहां 200 साल के ब्रिटिश राज के अंत की बात कही गई है। साथ ही साथ एक और लम्हा जिसके लिए लाखों कुर्बानियां दी गई वो था कि लाल किले की प्राचीर के ऊपर भारतीय तिरंगा झंडा फहराया जाए और उसमें संबोधन करने वाले या यूं कहें कि सलामी लेने वाले और सलामी देने वाले दोनों ही भारतीय हों। तो ऐसा सपना जो हम देख रहे थे वो सपना साकार हुआ। 14 अगस्त की रात को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। उस संबोधन को एक नाम भी दिया गया था और वो था भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। ये जो भारत मिला था हमें, बड़ा टूटा फूटा भारत मिला था, इस भारत के सामने जश्न के साथ साथ चुनौतियां भी थी। और वो चुनौतियां, 3 प्रमुख चुनौतियां हमारे सामने थी। 3 प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आजाद भारत के समक्ष 3 चुनौतियां। सबसे पहली जो चुनौती थी वो थी राष्ट्र निर्माण की चुनौती। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि अंग्रेजों के द्वारा भारत जो मिला था भारतीयों को वो बहुत ही क्षत विक्षिप्त अवस्था में यानी टूटी फूटी अवस्था में मिला था। तो सबसे पहला काम तो हमारे सामने ये था कि हम पूरे भारत को एक रख सकें, एक करें, क्योंकि आजादी के साथ ही भारत का विभाजन हो गया था और उस विभाजन की त्रासदी में भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना, साथ ही साथ भाईचारे को कायम करना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे सामने। दूसरी चुनौती हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र को कायम करना। देखिए, जब भी स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तो इस बात की सहमति थी कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ही कायम रखनी है, या यूं कहें कि भारत लोकतांत्रिक रास्ते से ही आगे बढ़ेगा। तो न केवल लोकतंत्र शुरू करना था वरन उसको कायम भी रखना था। देखिए, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कायम रखना। देखिए 1950-60 के दशक में भारत के साथ अनेक और तृतीय विश्व के देश यानी विकासशील देश आजाद हुए थे और उन देशों ने भी लोकतंत्र को अपनाया था, लेकिन अधिकतर देशों में लोकतंत्र शुरू तो हुआ लेकिन कायम नहीं रह पाया। और ज्यादा दूर क्यों जाए हम, भारत के जो टुकड़े हुए, पाकिस्तान की बात हम करें, पाकिस्तान ज्यादा दिनों तक लोकतंत्र को कायम नहीं रख पाया। तो देखिए, भारत के सामने ये चुनौती थी, ये बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इससे पहले जो लोकतंत्र था ना वो शिक्षित और विकसित देशों में ही कामयाब था। शिक्षित और विकसित देशों में ही कामयाब था। अब भारत 1947 में न शिक्षित था न विकसित था। वह मुश्किल से 15% आबादी पढ़ी लिखी थी, लगभग 85% आबादी निरक्षर थी और भारत बहुत ही अल्प विकसित अवस्था में था। तो और साथ ही साथ इससे पहले लोकतंत्र है कम आबादी वाले देशों में कामयाब रहा, लेकिन भारत की आबादी भी बहुत विशाल थी। तो इस प्रकार से भारत में लोकतंत्र शुरू होना किसी अजूबे से कम नहीं था, लेकिन ये इस मामले में भारत ने अनुमान से भी ज्यादा अच्छा काम किया और वर्तमान में भारत का लोकतंत्र न केवल जारी है वरन उत्तरोत्तर मजबूत हुआ है। लेकिन फिर भी हम इस किताब में इस बात का परीक्षण करेंगे कि भारत में लोकतंत्र को कायम करने में हमने कितनी सफलता प्राप्त की है। चलिए, तीसरी जो हमारे सामने चुनौती थी वो थी समग्र आर्थिक विकास की। देखिए, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन और इसमें जो विकास होता है उसका लाभ सभी लोगों को मिलना चाहिए। इससे पहले भारत के ऊपर अंग्रेजों का राज रहा, तो अंग्रेजों ने जो भी आर्थिक कार्य किए वो सब
अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए किए। यानी कुछ क्षेत्र हैं वो असीमित रूप से विकसित हो गए और कुछ क्षेत्र हैं बहुत ज्यादा पिछड़े रह गए। तो यहाँ जो विकास था अंग्रेजों के समय वो बड़ा असंतुलित था, और अब हमें जो विकास करना था वो समग्र आर्थिक विकास करना था। यानी संतुलित आर्थिक विकास और विकास का लाभ सभी वर्गों को मिले, ये हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। तो आजाद भारत के सामने हमने 3 चुनौतियों की पहचान की है। एक तो है राष्ट्र निर्माण की चुनौती, दूसरी लोकतंत्र को कायम करने की चुनौती, और तीसरी है समग्र आर्थिक विकास की चुनौती। इन तीनों चुनौतियों का अध्ययन हम इस पूरी किताब में करेंगे, या यूं कहें कि इस पूरी किताब के जो अध्याय हैं वो समस्त अध्याय इन तीनों चुनौतियों के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। तो सबसे पहले जो चुनौती है वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौती, जो कि हमारा प्रथम अध्याय है। राष्ट्र निर्माण की चुनौती में भी आप 3 चीजें देख रहे हैं। इसको हम 3 भागों में बांटकर हम देख रहे हैं। देखिए, अखंड भारत को बनाने में क्या कुछ करना पड़ेगा और कौन कौन सी चुनौतियों का सामना हमने किया है। सबसे पहले तो विभाजन, विस्थापन एवं पुनर्वास। दूसरी जो चुनौती थी वो थी रजवाड़ों का विलय, और लास्ट में राज्यों का पुनर्गठन। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में सबसे पहली जो समस्या थी विभाजन वाली, उसका हम अध्ययन करते हैं। देखिए, आज़ादी के समय ये भारत का मानचित्र आप देख रहे हैं, भारत विभाजन से पहले और बाद में। देखिए, भारत का जो विभाजन है वो धर्म के आधार पे हुआ, और उसका प्रमुख जो कारण रहा है वो मुस्लिम लीग। देखिए, भारत की आज़ादी की लड़ाई जिसके नेतृत्व में लड़ी जा रही थी वो संगठन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके नेतृत्व में भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। दूसरी ओर कुछ मुस्लिम नेता थे जो संपूर्ण भारत की आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो किसी धर्म विशेष की आज़ादी, और वो भी पृथक देश के रूप में लड़ाई लड़ रहे थे। उस संगठन का नाम मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, जिसके प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना इसके प्रमुख नेता थे। तो मुस्लिम लीग की आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही, यानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही ये मांग रही है कि ये जो हिंदू हैं और ये जो मुसलमान हैं, ये केवल 2 धर्म नहीं हैं, ये 2 अलग अलग राष्ट्रीयता हैं, 2 अलग अलग राष्ट्रीयता हैं। यानी धर्म के आधार पे 2 अलग देश होने चाहिए। तो इस प्रकार से मुस्लिम लीग ने जिस बात पे जोर दिया वो था द्विराष्ट्र सिद्धांत, द्विराष्ट्र सिद्धांत। तो भारत का विभाजन किस वजह से हुआ? द्विराष्ट्र सिद्धांत की वजह से हुआ। और ये द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने। और द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब क्या है कि ये हिंदू और जो मुसलमान हैं ये न केवल 2 धर्म हैं वरन 2 अलग अलग राष्ट्रीयता हैं। इसका मतलब हिंदू और मुसलमान एक देश में नहीं रह सकते, उनके लिए 2 अलग अलग राष्ट्र होने चाहिए। इसको कहा गया द्विराष्ट्र सिद्धांत। तो यदि कोई आपसे पूछे कि भारत का विभाजन किस वजह से हुआ, तो हम कहेंगे कि मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत की वजह से भारत का विभाजन हुआ। अंततः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इस मांग को स्वीकार कर लिया और 1947 के साथ ही भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हो गया। ये विभाजन आसान नहीं था, इसमें काफ़ी समस्याएं थी। और क्या समस्याएं थी? तो ये जो विभाजन किया जाना था वो धर्म के आधार पर किया जाना था। इसका मतलब कि भारत में जहां मुसलमान ज़्यादा हैं, यानी मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, वो पाकिस्तान बनेगा और शेष जो हिस्सा है वो भारत बन जाएगा। लेकिन ये कहने में आसान है, यथार्थ में इसमें काफ़ी मुश्किलात हैं। क्या हैं? देखिए, ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जहां 100% किसी एक जाति या एक धर्म के लोग रहते हो।
बहुसंख्यक होने का मतलब 50% से ज़्यादा उनकी आबादी है। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो अल्पसंख्यकों की है। इस आधार पे कि बहुसंख्यक कहाँ कहाँ हैं, कौन से धर्म वाले, इस आधार पे ये माना गया कि भारत के जो पश्चिम और उत्तरी जो क्षेत्र है यहाँ पर इस्लाम या मुसलमान ज़्यादा हैं, इसलिए एक तो ये क्षेत्र पाकिस्तान में माना गया। इसी तरह बंगाल का कुछ हिस्सा, यहाँ पर भी मुस्लिम ज़्यादा हैं, इसलिए इसको भी पाकिस्तान माना गया। तो इसको पूर्वी पाकिस्तान, और ये हो गया पश्चिमी पाकिस्तान। तो धर्म के आधार पे जब विभाजन हुआ तो कुछ इस तरह से विभाजन स्वीकार किया गया कि एक तो भारत का पश्चिम उत्तर जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान के पास जाना है, और दूसरा बंगाल के साथ लगा हुआ जो क्षेत्र है जहां मुसलमान ज़्यादा हैं वो पाकिस्तान होना है। तो इस प्रकार से पाकिस्तान के दो भूभाग स्वीकार किए गए। जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं होता है जहां 100% एक ही जाति या धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में रहने वाले जो अल्पसंख्यक थे, अल्पसंख्यक कौन होंगे यहाँ पर, जो गैर मुसलमान थे, यानी मुसलमानों के अलावा चाहे वो सिख हो या हिंदू हो, उनके लिए समस्याएं खड़ी हो गई। और इसी तरह भारत में भी जो शेष भारत है उसमें भी मुसलमानों के लिए समस्याएं खड़ी हो गई। यानी आज़ादी के समय काफ़ी लोगों को ये नहीं पता था कि वह कौन से देश के निवासी होने वाले हैं, इसलिए आज़ादी के जश्न के साथ ही यहाँ लोगों की अदला बदली शुरू हुई। यानी यहाँ से अनेक मुसलमान हैं वो पाकिस्तान जाने लगे, और पाकिस्तान से अनेक गैर मुसलमान यानी कि हिंदू और सिख हैं वो भारत की तरफ आने लगे। और ये जो विस्थापन हो रहा था ये शांतिपूर्ण नहीं था, ये बड़ा दर्दनाक था। इसमें बहुत मारकाट हुई, काफ़ी हिंसा हुई, और ऐसा एक मानव त्रासदी मानी गई जो इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। तो इस तरह से ये जो भारत का विभाजन था ये बड़ा ही दर्दनाक था। क्योंकि आप सोचिए कि आप जहाँ रह रहे हैं और अचानक ये सूचना दे दी जाए कि आप यहाँ के निवासी नहीं हैं, आप अपनी ही ज़मीन और अपने ही मकान में विदेशी बन गए हैं और आपको तुरंत यहाँ से छोड़कर जाना होगा। तो आपको ये भी नहीं पता कि जाना कहाँ है, और जहाँ आप रहने वाले हैं वहाँ कैसी सुविधाएं होंगी, कुछ भी पता नहीं है। तो ये जो विभाजन है वो बड़ा ही दर्दनाक हुआ है। देखिए इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि किस तरह से ये विस्थापन हुआ है लोगों का। यहाँ ट्रेनें हैं वो खचाखच भरी हुई, एक दूसरे के यहाँ अदला बदली हो रही हैं, यानी गैर मुस्लिम जो आबादी है वो भारत की तरफ आ रही है और जो मुस्लिम आबादी है वो पाकिस्तान की तरफ आ रही है। और ये जो हिंसा है वो बड़ी खतरनाक थी। पाकिस्तान की तरफ गैर मुसलमानों के ऊपर ज़्यादा अत्याचार किए गए, और ऐसी ही संघर्ष की घटनाएं दिल्ली और पंजाब और बंगाल में भी देखने को मिली। और किस तरह से लोग अपना घर बार छोड़कर अपने अपने वतन, जो वतन पहले उनका खुद का था वो बेगाना हो गया और अब दूसरी जगह के लिए वो मजबूर हो गए। कई लोगों ने ये यात्रा पैदल ही की। काफ़ी अस्त व्यस्तता का माहौल उस समय देखने को मिला, और इस अस्त व्यस्तता और इस हिंसा के ऊपर अनेक मूवी भी बनी है, जिसमें से एक मूवी है 1973 में एक मूवी आई थी गरम हवा। उसमें किस तरह से विभाजन के बाद जो लोग थे उनमें किस तरह से वैमनस्यता पैदा हुई, किस तरह से दुश्मनी पैदा हुई और उससे उनको क्या क्या नुकसान हुए वो भी दिखाया गया है। इसके अलावा 2001 में एक और मूवी आई थी जिसमें विभाजन की इस त्रासदी को बहुत बेहतर तरीके से दिखाया गया। उस मूवी का नाम है गदर। ये शायद आपने देखी भी होगी। गदर एक प्रेम कथा जिसमें किस तरह से हिंसा और मारकाट को दिखाया गया था कि आज़ादी के समय जो जनसंख्या की अदला बदली हुई वो कितनी भयानक तरीके से हुई थी। देखिए मूवी का नाम तो गदर एक प्रेम कथा है। ऐसी कोई प्रेम कथा आज़ादी के समय नहीं हुई है। हालांकि सिनेमा वालों का जो दर्शक समूह है वो यूथ है, इसलिए उसमें कुछ चटपटी चीज़ें डालना या कुछ रोमांटिक चीज़ें डालना उनकी मजबूरी है। तो आप ये मूवी देख के देखेंगे कि ऐसा विभाजन बड़ा शानदार हुआ था, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, इसमें दिखाई गई हिंसा है वो यथार्थ है, इतना ही समझिए आप। ये मूवी आपने देखी होगी। हाँ, मैं निकला गड्डी लेके। हाँ खैर, मूवी के मामले में तो आप कम नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि जब हिंसा हो रही थी, मारकाट हो रही थी, उस समय सबसे ज़्यादा जो व्यथित थे वो अहिंसा के पुजारी थे और उनकी क्या भूमिका रही है, यानी गांधी जी का उस समय क्या रोल था, वो किस तरह से हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में जा रहे थे। आप एक तस्वीर देख रहे हैं जहां गांधी जी हैं
वो बंगाल में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में गए हैं और वहां के लोगों से शांति की अपील की है। देखिए, गांधी जी की भूमिका को यहाँ बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि जब हम किसी राजनीतिक व्यक्ति से, राजनेता से हम इतिहास को समझेंगे तो इसमें हम मात खा जाएंगे। क्योंकि राजनेता अमूमन, देखिए टीवी में अनेक बार आपने डिबेट देखी होगी जिसमें अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रवक्ता बैठते हैं और वो मुर्गों की लड़ाई की तरह लड़ते रहते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कभी भी इस तरह की डिबेट को न देखें। क्यों? क्योंकि वहां आपको राजनीतिक शिक्षा नहीं मिलेगी, वहां राजनीतिक को शिक्षा मिलेगी। इसलिए अगर इतिहास को समझना है या राजनीति को समझना है तो एकेडमिक तरीके से आपको समझना चाहिए, तटस्थ भाव से आपको समझना चाहिए। तो गांधी जी की भूमिका की हम चर्चा कर रहे थे कि गांधी जी की भूमिका क्या कुछ थी। तो गांधी जी हिंसा प्रभावित इलाकों में जा रहे थे और वहां पर लोगों को समझा रहे थे। कुछ असर हो भी रहा था, कई लोगों ने उनकी बातों को माना भी और हिंसा का रास्ता छोड़ा भी, लेकिन फिर भी पंजाब में, बंगाल में, दिल्ली में घमासान मचा हुआ था। देखिए, कुछ उग्र हिंदू या कट्टर हिंदू थे, वो गांधी जी की इस भूमिका से नाराज थे। क्योंकि देखिए, जब विभाजन के दौरान जनसंख्या की अदला बदली हो रही थी, वो भी संघर्षपूर्ण तरीके से अदला बदली हो रही थी, तो गांधी जी ने भारत में जो मुसलमान थे उनको ये आश्वासन दिया था कि आप भी भारत के नागरिक हैं, इसलिए आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। तो ये बात कई हिंदूवादी संगठनों और कट्टर हिंदुओं के नागवार गुजरी और इस तरह से उन्होंने गांधी जी को मारने का भी प्रयास किया। और अंततः 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी प्रार्थना सभा को जा रहे थे, तभी एक कट्टर हिंदू या यूं कहें कि अतिवादी या उग्रवादी हिंदू ने, जिसका नाम था नाथुराम गोडसे, उन्होंने गांधी जी को सदा के लिए सुला दिया, यानी गांधी जी की हत्या कर दी। ये जो स्क्रीन पे आप तस्वीर देख रहे हैं कि गांधी जी की जो डेथ हो गई या गांधी जी की हत्या कर दी गई। गांधी जी की हत्या हुई और गांधी जी अपने इस शरीर को छोड़कर सदा के लिए ब्रह्म लीन हो गए। देखिए, यहाँ गांधी जी का शरीर मरा है, गांधी विचार या गांधीवाद नहीं मरा है। और सदा के लिए हत्यारे की गोलियों ने गांधी जी को अमर बना दिया और आज भी गांधीवाद है वो पूरी दुनिया को मार्ग दिखा रहा है। खैर, जो भी कुछ हुआ है, लेकिन उस समय गांधी जी की ये जो हत्या हुई, इस हत्या की घटना ने जादुई असर किया और जहां कहीं भी हिंसा हो रही थी, हिंसा अचानक रुक सी गई। तो इस प्रकार से गांधी जी ने जीते जी हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा कर हिंसा को कम करने का प्रयास किया और साथ साथ उनकी हत्या ने भी हिंसा को कम करने का प्रयास अवश्य किया। यस, अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि भारत का जो विभाजन है वो धर्म के आधार पर हुआ है, ये सच्चाई है। और इसमें ये माना गया कि जो मुसलमान हैं उनके लिए अलग देश पाकिस्तान बन गया और शेष के लिए, ये शेष जिसमें लगभग हिंदू ही हैं, तो उनके लिए भारत रह गया। तो क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र है? इसके ऊपर हम एक चर्चा कर लेते हैं। हालांकि बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है जिसके ऊपर चर्चा करने से अमूमन लोग बचते हैं, लेकिन हम जो एकेडमिक तरीके से हम पढ़ाई करते हैं, हमारे लिए कोई भी विचार अछूत नहीं होता है। इसलिए हमें इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि जब भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हो ही गया है, तो क्या भारत हिंदू राष्ट्र है या नहीं है? देखिए, भारत का जो विभाजन हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ है और इसमें से अनेक मुसलमान हैं वो पाकिस्तान गए भी हैं, लेकिन व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है कि समस्त मुसलमान भारत से जाएं और पाकिस्तान में जाकर बस जाएं या बस जाते। ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि वर्तमान में पाकिस्तान की जितनी आबादी है उससे ज्यादा मुसलमान अभी भी भारत में हैं। इसलिए यथार्थ में यह संभव ही नहीं था कि समस्त मुसलमान यहां से चले जाते। पहली बात। दूसरी बात कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसकी ताकत विविधता में एकता वाली है। भारत में अनेक संस्कृतियां रही हैं, एक धर्म में भी अनेक संस्कृतियां भारत में विद्यमान रही हैं। तो सांस्कृतिक विविधता है वो भारतीयों की अपनी एक ताकत है, तो उस ताकत से हमें महरूम नहीं होना है। भारत ऐसा नहीं है कि किसी एक रंग में रंगा जाए, भारत अनेक रंगों का देश है और सभी रंगों के प्रति सहिष्णुता भारत की पहचान है। इसलिए अन्य और धर्म जैसे कि सिख हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, उनके साथ भी सह अस्तित्व हमारा बना हुआ है और बना हुआ था। तो इसलिए केवल एक धर्म के आधार पर देश का निर्माण संभव नहीं है। गांधी जी के साथ साथ नेहरू जी ने भी भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने पर जोर दिया, क्योंकि लोकतांत्रिक देश का एक स्वभाव होता है कि वो सभी के विचारों, मान्यताओं और संस्कृतियों को मान्यता दे, स्वीकार करे और
ये लोकतांत्रिक स्वभाव ही है कि हम धर्म के मामले में बिल्कुल तटस्थ या निरपेक्ष भाव रखें। इसलिए ये संभव नहीं है कि भारत हिंदू राष्ट्र रहे। और देखिए, कोई एक धर्म हो जाना शांति का प्रतीक नहीं है, क्योंकि भारत में धर्म के अलावा भी अनेक विभाजन और वर्ग बने हुए हैं। जैसे हम बात करें केवल हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म स्वयं अनेक वर्गों और अनेक जातियों में विभाजित है। और जितना शोषण हिंदुओं में जातियों के आधार पर या जाति प्रथा के आधार पर हुआ है, उस आधार पे तो या उतना शोषण तो धर्म के आधार पे भी नहीं हुआ है। इसलिए किसी एक धर्म का होना शांति का द्योतक होगा, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम एक ऐसा भारत चाहते हैं जहां सभी धर्मों का समान आदर हो और सभी रंगों का समान आदर हो। इसलिए भारत को किसी एक रंग में रंगने की जरूरत नहीं है। देखिए, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, बुराई पर उतर जाए वो इंसान बुरा है। इसलिए लड़ाई लड़ना अपने स्वभाव में है, और अगर इस स्वभाव को हम नहीं बदलेंगे तब तक हमारे देश का विकास या उसकी प्रगति नहीं हो पाएगी। ये जो मानस है हमारा विद्वेष वाला, इसको हमें बदलना होगा। ऐसा नहीं है कि एक धर्म हो गया तो हम जातियों के आधार पर लड़ने लग जाएंगे। देखिए, अमूमन हम दोष देते रहते हैं कि अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के बदौलत ही हमें आपस में लड़ाया है। चलिए, हम मान लेते हैं कि उन्होंने लड़ाया है, लेकिन आज़ादी के 70 साल बाद भी हम धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। अब तो अंग्रेज नहीं है, हम किसको दोष देंगे? तो अब हम नेताओं को दोष देने लग जाएंगे अपने। देखिए, राजनीति या राजनेताओं का दोष नहीं होता है, आपको समझना चाहिए। लोकतंत्र है, जनता का शासन है और जनता के स्वभाव से चलता है। इसलिए इसमें निर्णायक भूमिका आपकी और हमारी, यानी कि जनता की या नागरिकों की है। कैसे? देखिए, राजनेता अपने आप में एक विशेषज्ञ होता है, प्रोफेशनल है। अगर हम राजनीति या राजनेता की बात करेंगे तो वो अपने आप में एक व्यावसायिक राजनेता है। किसी भी राजनीतिक दल या राजनेता का अंतिम उद्देश्य क्या है? सत्ता प्राप्त करना, कुर्सी प्राप्त करना। और लोकतंत्र है, इसलिए मारकाट होगी नहीं। क्योंकि अब क्या होता है, पहले राजतंत्र में तो सत्ता प्राप्त करना है, कुर्सी प्राप्त करना है, तो इसके लिए क्या करना होता था? हमें उस समय सर कटाने होते थे। यानी कि एक सेना दूसरी सेना के ऊपर आक्रमण करती और ज़्यादा सैनिक जिसके मारे जाते हैं वो हार जाता, और जिसने उसके भूभाग पे कब्जा कर लिया वो जीत जाता। तो इस तरह से वहाँ सत्ता का परिवर्तन होता है, तो इसके लिए सर कटाए जाते थे। लेकिन वर्तमान में सर कटाए नहीं जाते हैं, हम सर गिनाए जाते हैं। यानी लोकतंत्र में मुंडियाँ कटाई नहीं जाती, सत्ता परिवर्तन के लिए मुंडियाँ गिनाई जाती हैं, जिसको हम कहते हैं जनमत। तो यहाँ ताकत उसी के पास है, लोकतंत्र में सत्ता या ताकत उसी के पास है जिसके पास जनमत हो, यानी कि लोगों के वोट उसके पास हो। अब एक राजनेता जो कि सत्ता प्राप्त करना चाहता है और वो वोट के माध्यम से या लोगों के जनमत के माध्यम से ही वह सत्ता प्राप्त कर सकता है, तो वो वोट कैसे प्राप्त करे? इसके लिए वो प्रत्येक व्यक्ति के पास जाए, संभव नहीं है। तो राजनेता क्या देखेगा कि समूह में उसको वोट मिले, इसलिए वो विभिन्न समूहों की पहचान करेगा कि कौन कौन से समूह इस देश में प्रचलित हैं। अब जैसे विकसित देशों में समूह बने हुए हैं, कई देशों में आर्थिक आधार पर समूह बने हुए हैं, इसलिए वो आर्थिक वर्ग को ढूंढने की कोशिश करेंगे वहां के नेता। लेकिन भारत में जो समूह हैं वो परंपरागत तरीके से बने हुए हैं, और वो परंपरागत तरीके कौन से हैं? हम समूह में बटे हुए हैं जाति, धर्म। तो जाति और धर्म अपने आप में एक बड़े समूह हैं। अब राजनेता कामयाब होना चाहता है, सत्ता प्राप्त करना चाहता है, तो वह क्या करेगा कि उसको वोट चाहिए गुच्छे में, समूह में वोट चाहिए। और चूंकि हम समूह में बंधे हुए हैं, जाति और धर्म के समूह में बंधे हुए हैं, इसलिए राजनेता सीधी अप्रोच यहां पर करेगा, जातीय नेता या धार्मिक नेता को पकड़ेगा और उस जैसी बात करेगा, उस जैसी भावनाएं भड़काएगा, जिससे कि उस जाति उस धर्म के वोट उसको प्राप्त हो सके। राजनेता इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि राजनेता प्रोफेशनल है, उसको सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए सामूहिक वोट उसको चाहिए। और सामूहिक वोट समूह में अगर हम लामबंद हैं धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, तो इसमें राजनीति की क्या गलती है? हमारी गलती है ना कि हम धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे बिहेव करते हैं। हमारा मतदान व्यवहार धर्म और जाति के नाम पर होता रहेगा, तब तक जाति और धर्म की भावनाएं ऐसे ही भड़काई जाती रहेंगी। इसलिए हम नागरिकों को यह समझना होगा कि हम अपने देश में किस तरह की जवाबदेही चाहते हैं। अगर हम धर्म और राजनीति
अगर हम धर्म और जाति के आधार पर ही संचालित होते रहेंगे तो विकास की कोई बात नहीं करेगा, और ये किसी भी नेता के लिए सस्ता पड़ता है। क्यों? क्योंकि विकास के इन मुद्दों को हटा दिया जाए, विकास की बात करेंगे तो राजनेताओं को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमें समझना होगा और हमें दोषारोपण नहीं करना है किसी के ऊपर। यस, इसलिए हम बदलेंगे, युग बदलेगा। जाति और धर्म के मामले में हम लड़ते रहेंगे। हम ये न कहें कि राजनेता हमें लड़ाते हैं। अगर हम लड़ते रहेंगे तो ये लड़ाएंगे, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो ये विकास की बात कर लेंगे। इसलिए आप इस तरह की सोच में न पड़े। धर्म और जाति ये लोग यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप यूज हो रहे हैं तो आप लोकतंत्र के लायक भी नहीं हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्र निर्माण की चुनौती में हमने पहली चुनौती यानी विभाजन, विस्थापन एवं पुनर्वास के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। अगली चुनौती के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें कि आज की ये क्लास आप तक पहुंच पाई है, इसके लिए आर्यवीर एकेडमी नीमका थाना को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।